दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव बेलाखाल के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अभिषेक है। तो चलिए अब ये कहानी अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव बेलाखाल का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। दरअसल इस वक्त मैं यहाँ छतरपुर में रहकर एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरे जो मम्मी पापा व दो भाई बहन हैं वो गांव में ही रहते हैं। भाई बहन पढ़ते हैं और पापा खेती का काम करते हैं। हालांकि कभी कभी मैं भी गांव में चला जाता हूँ और कभी कभी मेरे पापा खुद ही मेरे पास आते तो गांव से आते समय मेरे लिए ढेर सारी चीजें ले आते हैं। इस तरह से मेरा काम बड़े आराम से चल रहा था। पर करीब आज से 7 साल पहले मैं एक ऐसी डरावनी बला यानी कि डायन के चक्कर में आ गया था जो मुझे एक खूबसूरत छलावे में घुमाती रही और मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं उसके चक्कर में फंस चुका हूं। आज भी जब मैं ये लिख रहा हूं तो डर के मारे मेरी उंगलियां कांप रही हैं, क्योंकि मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाया हूं जिस रात को लोग सुहाग रात कहते हैं। दरअसल ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये मेरी खुद की जिंदगी की एक बहुत ही भयानक सच्चाई है जिसको याद करके मैं आज भी कांप उठता हूं। सपने में भी कभी देखता हूं तो चौंक कर जाग जाता हूं, फिर पूरी रात नींद नहीं आती है। पर अब मैं ये कहानी वहीं से शुरू करता हूं जहां से वो दिल दहला देने वाली बला मेरी जिंदगी में आई थी। दरअसल दोस्तों, बचपन में मैं बड़े बूढ़ों और मेरे दादी दादा से भूत प्रेत और डायन की कहानियां सुनने की जिद किया करता था और कभी कभी गांव में बड़े बूढ़ों के बीच बैठकर भी इस तरह के किस्से सुनने को मिलते रहते थे, जिसके चलते धीरे धीरे मेरे दिलचस्पी इनमें बढ़ती गई। गांव में झाड़े की रातें भी अलाव तापने और नए नए किस्से सुनने से मजेदार हो जाती हैं। जब दरवाजे के पास अलाव लगता है तो अपने घर के लोगों के साथ साथ पड़ोस के लोग भी आकर बैठ जाते हैं। फिर दुनिया भर के किस्से निकलते चले आते हैं। पड़ोस के चाचा जी से लोगों से डायन के बारे में सुना था और मैं सोचता था कि भला डायन कैसी होती होगी। उसकी खासियत के बारे में सुना करता था कि वो रूप बदल लेती है, उसके पास से सड़े मांस जैसी बदबू आती है और डायन की परछाई नहीं होती है और उसके बारे में लोग बोलते हैं कि वो उल्टा लटकती है। उसकी पहचान ये होती है कि उसके उल्टे पैर होते हैं और वो इंसानों का खून पीकर ताकतवर होती है। जिस औरत का बच्चा हुआ हो या नई नई शादी हुई हो उस पर अपनी निगाह जल्दी डालती है। अमावस्या को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निकलती है। जिस मर्द को पसंद कर ले उसके पीछे पड़ जाती है। ये सारी बातें सुन सुनकर मैं मन ही मन में डर जाता था, लेकिन तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन में डायन से मेरा सामना होगा और वो खुद मेरी पत्नी बनकर आएगी और मेरी उसके साथ सुहागरात भी होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपनी वो सबसे भयानक सच्चाई शुरू से आखिर तक सुनाता हूं, जिसमें मैं जानबूझकर नहीं फंसा बल्कि मुझे उसने बड़ी होशियारी से फंसाया। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैं छतरपुर में रहकर नौकरी करता हूं। मेरे पास कई दिनों से मम्मी का फोन आ रहा था कि बेटा घर आ जाओ, कुछ जरूरी बातें करनी है जो फोन पर नहीं हो सकती हैं। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, अब शादी कर ही लो। मैं भी आखिर कहां तक चौके चूल्हे में लगी रहूं। 2-3 जगह से रिश्ते आए हैं, आकर लड़की देख लो, पसंद कर लो, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। इस बात को सुनते सुनते मैं ऊब चुका था, इसलिए मैं बराबर उनकी बात को टालता चला आ रहा था। मैं अभी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार मम्मी बहुत सीरियस थी। 3 बार टाल चुका था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। उन्होंने आखिरी बार सख्ती से कहा, इस बार शादी तय करनी ही है, तुम मानो या ना मानो। इस बार दिवाली में तुम्हारे ब्याह के दिए जलेंगे। मैं चुप हो गया।
नौकरी की भागती जिंदगी में कब 30 साल की उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। लेकिन सच कहूं तो मुझे कभी किसी से जुड़ाव महसूस ही नहीं हुआ। कई रिश्ते आए गए पर वो बात नहीं जमी। शायद मां सही कहती थी, अकेलेपन की थकान अब शरीर से ज्यादा आत्मा में उतरने लगी थी। मैंने हाँ कह दी। मैं उन्हें और मना नहीं कर सका और शाम 5 बजे मैं कंपनी से 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव को चल दिया। हर स्टॉप पर बस रुकती जहां कुछ सवारियां चढ़ती थीं और कुछ सवारियां उतरती थीं। ऐसे ही मेरे गांव के पहले ही एक स्टॉप बस रुकी। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। वो लाल साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे लंबे बाल थे जो कमर से नीचे तक लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो जबरदस्ती ही ध्यान को खींच रही थी। उसने मेरी ओर देखा। उसके खूबसूरत होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी। मुझे लगा शायद ये गांव की कोई लड़की होगी जो कुछ चंचल मिजाज की है और शायद यहाँ पर रुककर किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी, हल्की मुस्कान दी। बस चलने लगी तो मैंने नीचे झांक कर देखना चाहा और जैसे तभी मेरी धड़कन थम सी गई। वो अभी भी लगातार मेरी तरफ देखकर उसी दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन कुछ तो अजीब था। नाम था उसका रागिनी। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि जब मैं बस में बैठा था और वो नीचे खड़ी थी और मैंने चलती बस में ही उसको देखा और उससे बात भी नहीं की, तो मुझे उसका नाम कैसे पता चल गया। अब मैं आपको इस बात के बारे में भी बताने जा रहा हूं और ये भी बताने जा रहा हूं कि जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और वे अजीब से संयोग किस तरह से इंसान के सामने आते हैं जिनके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने घर पहुंच गया। अब रात होने वाली थी। मम्मी मुझको देखते ही बहुत खुश हो गई। उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं शादी करने के लिए मान गया हूं और घर आ गया हूं। लेकिन अब तो मैं उनकी आंखों के सामने था। मम्मी खुश होकर रसोई में गई और वहां से मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैं बात बात पर हंस रही थी। उनके अंदर की खुशी छलकी पड़ रही थी। वास्तव में माँ बाप के लिए उसकी संतान की शादी कितना महत्व रखती है, ये मैंने आज जाना था। अभी तक सब कुछ सही था। तब कहाँ पता था कि मेरी शादी ही खुद एक ऐसा हादसा होगा जो सबको याद रहेगा। उस रात मम्मी ने बड़े प्रेम से मेरे लिए खाना बनाया। मेरे मना करने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें बना डाली थी और मुझे जिद कर करके खिलाया। काफी रात तक हम सब लोग बातें करते रहे। फिर मैं थक गया और मुझे नींद आने लगी तो मम्मी पापा और मेरे भाई बहन भी सोने चले गए और मैं कमरे में सो गया। सवेरे जागा तो चाय नाश्ता करने के बाद मम्मी प्रोग्राम बनाने लगी कि चलो आज लड़की देख कर आओ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी ने कहा, लगता है कोई आया है। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उनको रोक दिया और कहा, मम्मी आप रहने दीजिए, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। मैंने दरवाजा खोला तो चौंक पड़ा। मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी जो मैंने चलती हुई बस से देखी थी। जब मैंने पहली बार उसको अपने आंगन में देखा तो जैसे हवा में एक अजीब सी खनक उठी, जैसे समय थम गया हो। मैं उसकी आंखों से नजर नहीं हटा पाया। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो इस दुनिया की है। उसकी आंखों में एक गहराई थी, कुछ रहस्यमयी सी। वो चुप थी पर उसकी मुस्कुराहट जैसे मेरे दिल पर छप गई थी। वो मुझसे मुस्कुराकर बोली, मुझे अंदर नहीं आने देंगे क्या? उसकी मीठी आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं चौंक कर जैसे जाग गया और मैं सामने से हट गया और वो अंदर चली आई। मम्मी उसे देखकर ही खुश हो गई और बोली, बैठो रागिनी बेटा, कैसी हो? तो मुझे पता चला कि उसका नाम रागिनी है। थोड़ी देर वो बैठी बैठी मम्मी से बातचीत करती रही और मेरी तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुराती रही। थोड़ी देर के बाद वो चली गई। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये लड़की कौन है? तो मम्मी ने बताया, ये रागिनी है। हमारे पड़ोस में कल शाम ही रहने के लिए वो आई हैं। पुरानी हवेली वाले ठाकुर साहब की नातिन हैं। पढ़ाई पूरी करके अब यहीं रहना चाहती हैं। फिर उसी दिन हम सब लोग पड़ोस के ही गांव में लड़की देखने के लिए गए। लड़की के घर वालों ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया। मैंने लड़की को देखा, वो सामान्य थी। पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछा तो वो कुछ बोली ही नहीं। मुझे उसकी इस मूर्खता पर अरुचि सी हो गई। भला ऐसी लड़की का क्या काम है जो ढंग से बोल भी नहीं पाती? ऐसी शर्म का भी क्या काम है? और भी एक बात हुई। जब मैं उस लड़की को देख रहा था तब मेरी आंखों के सामने रागिनी का चेहरा लहरा रहा था। मैंने मम्मी से कह दिया कि मुझे लड़की नहीं पसंद है। मम्मी ने मेरी तरफ नाराजगी भरी निगाहों से देखा। वो धीरे से बोली, ठीक तो है लड़की,
तुम्हें कौन सी हीरोइन चाहिए? लेकिन मैंने एक बार जो ना कह दिया तो फिर मैंने हाँ नहीं की। मम्मी मुझसे नाराज हो गई। हम लोग लौट आए। उस दिन शाम को जब हम सब आंगन में बैठे थे, मम्मी सब्जी काट रही थी, पिताजी रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे और मैं बस यूं ही बैठा था। तभी उसने हमारे घर में कदम रखा। उसने मम्मी को देखा तो बोली, नमस्ते आंटी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो किसी पुराने राग की तरह कानों में घुल गई। माँ ने मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा अंदर आओ, कुछ काम था? उसने मेरी ओर देखा और बोली, जी माचिस मांगनी थी। दादी कुछ जलाने को बोल रही थी। उस एक नजर में जैसे मेरी पूरी दुनिया उलट गई। दोस्तों, अब आप लोग सोचोगे कि मैं तो अपनी आप बीती में कुछ अजीब और डरावनी चीज बताने जा रहा था और ये बीच में एक यूनिक सी लव स्टोरी कहां पर से आ गई। लेकिन इस बात का भी उससे संबंध है। ये सब आपको बाद में पता चलेगा। उस दिन के बाद रागिनी का आना जाना आम हो गया। कभी दादी के लिए हल्दी मांगने आती, कभी अपने बालों में लगाने के लिए गुलाब के फूल तोड़ ले जाती। मम्मी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। वो उनके पास बैठती, उनसे पुराने नुस्खे सीखती, रसोई की बातें करती और मैं बस दूर से देखता रहता। पर एक दिन एक घरेलू घटना ने जैसे सब कुछ बदल दिया। उस दिन बारिश हो रही थी। मम्मी रसोई में थी और छत से बूंदें टपक रही थी। माँ ने मुझे छत पर लगे पुराने बर्तन हटाने भेजा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, देखा कि रागिनी पहले से वहां थी, भीगती हुई एक टूटे हुए बर्तन को हाथ में लिए खड़ी थी। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गीली थी, शायद बारिश से या पता नहीं किस वजह से। मैंने उससे पूछा, ये बर्तन कैसा है? यहां इसे लेकर क्यों खड़ी हो? ये तो हमारे घर का है। मैंने देखा माँ का पीतल का पुराना भगोना था जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। रागिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माफ करना, दादी बहुत बीमार हैं। हमारे यहाँ बर्तनों की कमी है तो उन्होंने तुम्हारे यहाँ से मांगने के लिए कहा था। मैंने सोचा इस बरसात में तुम्हें क्या परेशान करूं, इसलिए मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। बस कुछ दिन के लिए ही चाहिए। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बस एक अजीब तरह की चमक थी, जैसे शिकार से पहले बिल्ली की होती है। मुझे बहुत अजीब सा लगा और उसकी हरकतें बड़ी रहस्यमय लगी। इतनी तेज बारिश और तेज हवा के झोंकों में मैं तो छाता लेकर गया था, तब भी मुझसे वहां रुका नहीं जा रहा था और वो ऐसे ही खड़ी हुई थी जैसे उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था। और हवा के झोंकों के साथ कहीं से सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। मैं नीचे भागा, माँ को बुलाया। माँ आई, रागिनी को देखा, फिर भगोने को, फिर बोली, कोई बात नहीं, रख लो बेटा। माँ ने कहा, अगर किसी की सेवा में ये बर्तन काम आए तो भगवान का ही काम है। रागिनी ने सिर झुका लिया। मम्मी नीचे चली गई। उस दिन के बाद रागिनी पहले से ज्यादा चुप रहने लगी, पर उसकी निगाहें मुझ पर लगी रहती थीं। अक्सर वो मेरे आसपास ही मंडराती रहती। मैं उसकी हरकतों को देख रहा था और परख रहा था। वो मुझ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। मैं खूब समझ रहा था कि वो मेरी तरफ खींची चली आ रही है और ऐसा नहीं था कि मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था। दरअसल मैं अब सोच रहा था कि रागिनी से अच्छी लड़की मेरे लिए हो ही नहीं सकती। क्यों ना मैं रागिनी से ही शादी कर लूं। मम्मी का प्यार भी उसके लिए और गहरा हो गया। वो उसे अपने पास बैठाकर पुराने जमाने के गीत सुनाती, पुराने कपड़ों से कुछ नया सिलना सिखाती। वो मुझे हर दिन और भी करीब खींचने लगी। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, रागिनी ने आकर दरवाजा खटखटाया। उसने धीरे से कहा, मैं अब यहां से जा रही हूं। मुझे उसकी बात सुनकर एक धक्का सा लगा। मैंने उससे पूछा, कहां जा रही हो? उसने रोते हुए बताया, दरअसल मैं यहां रहने वाली दादी के छोटे भाई की बेटी हूं। मेरे माँ बाप नहीं हैं। ये मुझे रहने के लिए लाई थी, लेकिन कल वो अपने बेटे के पास विदेश चली गई। अब मेरा भी यहां रहने का कोई तुक नहीं है। मैं किसके पास रहूंगी? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। फिर वो चुप हो गई। अचानक ही उसने पूछा, अभिषेक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। एकदम से मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आया। मैं सक पका सा गया था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने मुस्कुराकर मेरी बात काट दी और कहने लगी, मैंने पहली बार तुमको जब उस मोड़ पर देखा था और तुम बस पर थे, तो मैं पहली नजर में ही तुम पर तुमसे प्यार करने लगी। और जब मैं यहाँ आई तो मैं तुम्हारे यहाँ सिर्फ माचिस मांगने नहीं आई। वो तो तुमसे मिलने का बहाना ढूंढा था मैंने। अब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अभी तुम्हारी हाँ या ना चाहिए। मुझे कोई अपनाने वाला नहीं।
अगर तुम शादी कर लो तो जीवन भर सेवा करूंगी। उसकी इस बात पर जैसे मुझे होश आया और मैंने तुरंत ही फैसला कर लिया। मैंने उससे कहा, चलो मम्मी के पास, और अभी मैं तुमको अपना फैसला बताता हूँ। मैं उसे लेकर मम्मी के पास गया। मम्मी उसे मेरे साथ देखकर चौंकी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं रागिनी से शादी करना चाहता हूँ और मैं इसको ही पसंद करता हूँ। मम्मी को रागिनी बहुत पसंद थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका कोई घर परिवार नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है, तो वो तो सोच विचार में पड़ गई। उनको चुप देखकर काम मैंने कहा, मम्मी इसके परिवार से क्या लेना देना है, खाली लड़की से मतलब होता है, और ये अनाथ है, यहाँ अपनी बुआ के पास रहती थी, वो भी विदेश चली गई, तो इसको अपने घर रख लो और यहीं से शादी करवा दो। मेरी छुट्टी के भी अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। हालांकि मम्मी का मन नहीं था, लेकिन वो मेरी खुशी के लिए राजी हो गई। रागिनी अपने 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर हमारे यहाँ ही रहने आ गई। मम्मी ने उसे एक कमरा दे दिया। वो उसी में रहती थी और ज्यादा निकलती भी नहीं थी। उसके रहन सहन को देखकर मम्मी बोली, मेरी होने वाली बहू बहुत सीधी है, ज्यादा बोलती नहीं। शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थी, लेकिन रागिनी तो एक घर में होकर भी सामने नहीं पड़ रही थी। मेरा मन बहुत ही बेचैन था। मैं उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था और अपनी बातें उसे बताना चाहता था। उसकी पसंद नापसंद के बारे में पता करना चाहता था कि मैं जो भी सामान लाऊं तो वो उसकी पसंद का ही हो। लेकिन वो तो जैसे कमरे में ही एकांतवास कर रही थी। मम्मी मेरी बेचैनी को देख रही थी, भांप रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, शादी से पहले लड़की को देखते नहीं हैं और ना ही उससे मिलते हैं, और वैसे भी अब उसे शर्म आती होगी, इसलिए उसे परेशान मत करना। बस 2 दिन की बात रह गई है, शादी हो जाएगी, फिर जिंदगी भर उससे बात करना और देखते रहना। ऐसा कहकर मां हंसकर चली गई। घर में रिश्तेदार भी थे, उनको खिलाने पिलाने का सारा जिम्मा मम्मी के ऊपर था। वो बहुत व्यस्त थीं और फालतू बात करने का उनके पास टाइम भी नहीं था। और आखिरकार शादी से 1 दिन पहले मैंने रागिनी को बरामदे से जाते हुए देख ही लिया। उसके बाल खुले थे और उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे हों। उसकी परछाई भी नहीं दिख रही थी, या शायद मैं भ्रम में था। शादी सादगी से हो गई। रागिनी चुपचाप आज्ञाकारी दुल्हन की तरह हर रस्म निभाती रही। मम्मी ने मुझे बताया, वैसे तो रागिनी ठीक है, लेकिन ये कभी कभी बातें बहुत अजीब अजीब सी करती हैं, जैसे कहती हैं बरगद वाले कमरे में रहना है। मैं चौंका। वो कमरा सालों से बंद था, वहां पर किसी की संदिग्ध मौत हुई थी। माँ कहती थी उस कमरे में कुछ है, वहां पूजा नहीं होती। खैर, शादी की सभी रस्में निपट गई और हमारे फेरे भी पड़ गए। अब हम दोनों पति पत्नी थे दोस्तों। अब मेरी जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात आने वाली थी, जो सबसे खास होती हैं, यानी कि हमारी सुहागरात आ गई थी। लेकिन ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा भयानक होने वाली थी। हम दोनों अपने कमरे में आ गए। रागिनी घूंघट किए हुए खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसका लहंगा इतना ज्यादा लंबा था कि जमीन को बुहार रहा था, और उसके बाल कमर से भी नीचे झूल रहे थे, जिनमें गजरा लगा हुआ था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मैंने उससे पूछा, रागिनी, आज की इस शुभ बेला पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। रागिनी मेरी तरफ घूमे बिना ही बोली, अगर ऐसी बात है तो पक्की बात बताओ कि मेरी इच्छा को पूरी करोगे। मैंने हाँ कहा तो वो बोली कि चलो आज की रात हम बरगद वाले कमरे में बिताएंगे। ये सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने कहा, वो कमरा तो बंद पड़ा है, उसकी सफाई भी नहीं होती, और शायद उसमें कोई आत्मा रहती है। ये सुनकर वो बड़ी जोर से हंसी और बोली, उसकी सफाई मैंने दिन में कर दी थी। दरअसल मुझे एडवेंचर पसंद है, मुझे यही अच्छा लगता है, और मेरी यही एक इच्छा है। अब तुम पूरी करना चाहो तो कर दो, और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। मैंने उसकी बात को मान लिया, लेकिन मैंने कहा, ठीक है चलो, लेकिन वहां चुपके से चलेंगे। किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, सबको सो जाने दो। ये मैंने इसलिए कहा था कि मेरी मम्मी ने वहां जाने के लिए सख्त मना किया था, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी बात को नहीं माना तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। रागिनी इस बात पर बहुत खुश हो गई और उसे खुश देखकर मैं भी प्रसन्न हो गया, और इस तरह से मैंने खुद ही आफत मोल ले ली, जिसे कहते हैं आग में कूदना। और यही काम मैंने किया। मेरे रिश्ते में लगने वाली एक भाभी हंसती हुई कमरे में आई और 2 गिलासों में दूध रख गई, एक प्लेट में मिठाई भी रख गई, और हंसी मजाक करते करते चली गई। देर रात में जब सब लोग सो गए, तब हम दोनों बरगद वाले कमरे में पहुंच गए। मैंने देखा वहां पर एक पलंग सजा हुआ था, जिस पर फूल भी बिछे हुए थे।
ये रागिनी ने ही किसी समय किया था या किसी से करवाया हो। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी गंध ने घेर लिया। चंदन और फूलों के बीच सड़ी हुई चीजों की बदबू थी। मैंने सोचा कि बंद कमरे में हवा में ऐसी महक बस जाती है, इसी वजह से शायद बंद कमरे की वजह से ही ये बदबू आ रही होगी। दरअसल हमारे घर के सबसे पश्चिमी छोर पर एक कमरा था और दीवार के उसे तरफ बरगद का पेड़ था, जिसकी डालें कमरे के ऊपर छत तक आ जाया करती थी। इसी वजह से हम लोग इसे बरगद वाला कमरा कहते थे। यहां भी आकर वो कमरे की खिड़की पर खड़ी हो गई। उसने खिड़की के पल्ले खोल दिए और बाहर देखने लगी। यहां से अंधेरे में और तो कुछ दिख नहीं रहा था, बस सामने बरगद की डालें ही दिख रही थीं। खिड़की के पल्ले खुल जाने से ठंडी हवा आने लगी। मैंने सोचा शायद उसे बाहर की सीनरी देखने में और खिड़की के पास खड़े होने में शायद ज्यादा अच्छा लगता है। मैं उसके बारे में जानना चाहता था, उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने रागिनी से कहा, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मुझसे नाराज हो? आओ हम कुछ बातें करेंगे। आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। हम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जान लें। आओ मेरे पास आओ। वो मेरी तरफ देखकर केवल मुस्कुरा दी तो मैं ही उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने धीरे धीरे उसके घूंघट को उठा दिया तो जैसे घूंघट में से चंद्रमा निकल आया। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होंठों पर हल्की मुस्कान बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं अब और ज्यादा सब्र नहीं कर पाया और उससे ढेर सारी बातें करने का इरादा मैंने छोड़ दिया। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास आ गया। मैंने उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो वो अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डालकर मुझसे लिपट गई। अब मेरी धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। इससे पहले मैंने किसी लड़की को टच भी नहीं किया था और यहां तो रागिनी जैसे मुझ में समा जाने को तैयार थी। मैं भी बेकाबू होने लगा। मैंने उसको धीरे से अपनी गोद में उठा लिया और पलंग के पास जाकर उसको लिटा दिया। मैं खुद उसके पास आकर लेट गया और उसको बाहों में भरकर किस करने लगा। रागिनी ने करवट बदली। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई और जैसे मेरी सांसें थम गईं, उसके पैर उल्टे थे। मैंने रागिनी को अपने पास से ऐसे झटका जैसे वो बिजली का नंगा तार हो और मुझे करंट लगा हो। ये कैसे? मैं हकला गया। उसने बस सिर उठाया और मुस्कुराई, फिर बड़ी अदा से मेरी तरफ अपनी बाहें फैलाकर बोली, अब तो देख ही लिया है तो सुहागरात शुरू करें। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कलेजा उछलकर हलक से बाहर आ जाएगा। मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैं अब अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा फैलने लगी। अब रागिनी उठी और धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। पहले वो मेरी मम्मी की शक्ल में आ गई। मैं हैरान रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने सोचा शायद डर की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए मुझे ये ऊंट पटांग सीन दिखाई दे रहे हैं। भला ये लड़की मेरी मम्मी की शक्ल में कैसे आ सकती है? शायद मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई होंगी। जब उन्होंने मुझे वहां नहीं देखा होगा तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहां चली आई होंगी। ये सोचकर मेरे मन को तसल्ली मिली और मैंने जल्दी जल्दी मम्मी को बताया, मम्मी ये लड़की असल में लड़की नहीं है, ये तो एक डायन है जिसने धोखे से मुझसे शादी की है। अभी मैं ये सब बता ही रहा था कि मैं मम्मी का रूप देखकर सन्न रह गया। मम्मी जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी। उनका मुंह ऊपर छत की ओर था और बाल बिखरे हुए थे। मैंने मम्मी को झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी, होश में आओ, ये तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? मम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। मम्मी की आंखें लाल लाल खून की तरह थीं और मेरे देखते ही देखते उनका रूप बदल गया। अब वहां कोई अजनबी बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही बड़ी दर्द भरी आवाज में रोना शुरू कर दिया। ये देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैंने उस बुजुर्ग महिला से कहा, आप ऐसे क्यों रो रही हो? आपको क्या हुआ है? उसने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा और उसका चेहरा बदलने लगा। अब वहां पर श्रुति खड़ी थी, मेरी पहली प्रेमिका श्रुति, जो कभी स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। उसे देखते ही मेरे दुख का कोई छोर नहीं रहा। मैं अपना सारा डर भूल गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
मुझे लगा कि मैं श्रुति के साथ उस जमाने में पहुंच गया हूं जब वो मेरे साथ खेलती थी। वो मेरे ही साथ खेलकर बड़ी हुई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन जब उसकी शादी की नौबत आई तो उसने जिद पकड़ ली कि मैं अभिषेक से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। तो उसके घर वालों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और उस पर बहुत सारी बंदिश और रोकथाम लगा दी। अब वो किसी से मिलजुल नहीं सकती थी। इसी बीच में उसके घर वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी तय कर दी, क्योंकि श्रुति की शादी मुझसे नहीं हो सकती थी। मैं दूसरी जाति का था, इसीलिए यह संभव नहीं था। और जब हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया तब हमें मालूम ही नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा या जाति पाति हमें अलग कर देगी। फिर उसे पर शादी के लिए जोर डाला गया तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके घर वालों का गुस्सा मुझ पर फूटा। अब मुझे भी मार डालने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन तब तक मेरे घर वालों ने मुझे मेरी मौसी के घर भेज दिया था। आज वो इस हाल में मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मुझे पहचाना अभिषेक? मैंने आंसू भरी आंखों से दर्द भरी आवाज में कहा, तुम श्रुति हो। ये बताओ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तुमने जहर क्यों खा लिया? वो जोर से हंसी। ये एक खौफनाक आवाज में कमरे में गूंजती हुई ठंडी हंसी थी, जिसे सुनकर एक डर की सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। मैंने आंख उठा देखा। अब वहां कोई और ही औरत खड़ी थी जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। उसका चेहरा जला हुआ था और खाल उधड़ी हुई लटक रही थी। लाल लाल मांस दिख रहा था जो बहुत ही भयानक लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सामने जो कोई भी है मुझे तो ये खौफ से ही मार डालेगी। वो खरखराती आवाज में बोली, मैं वही हूं जिसे उसकी पहली सुहागरात से पहले जला दिया गया था। मेरा दहेज पूरा नहीं हुआ था और ज्यादा पैसों की मांग की गई थी। दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाई तो मुझ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई और कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। जो कमरा मेरी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए था, मेरी सुहागरात के लिए था, वही मेरे लिए शमशान बन गया और सुहाग सेज मेरी चिता बन गई। मरने के बाद भी मेरी आत्मा यहीं बरगद पर, आसपास के इलाकों में और इस मकान के कमरे में भटकती है। अब मैं किसी न किसी दूल्हे की पहली रात पूरी करने हर साल लौटती हूँ और मैं डायन नहीं तुम्हारी बीवी हूं और ये है मेरी सुहागरात है। तू डायन है? मेरे मुंह से कांपती आवाज निकली। उस रात अमावस्या थी। बाहर सन्नाटा था और भीतर मेरी रूह तक कांप रही थी। रागिनी ने कमरे में एक काला दीपक जलाया और तंत्र मंत्र के कुछ शब्द बोले। तभी खुली खिड़की से एक तेज झोंका आया और मेरे शरीर को जकड़ लिया। मैं बेहोश होने ही वाला था कि मैंने एक खौफनाक सीन देखा। उस तेज हवा के झोंके के साथ खिड़की से 2-3 चमगादड़ अंदर आए। उस भयानक शक्ल की औरत ने चमगादड़ों को पकड़ लिया और उन्हें चबा चबा कर खाने लगी। उनका खून वो ऐसे चूस रही थी जैसे कोई रसीला आम हो। मुझे डर के साथ साथ तेज उल्टी लगने लगी, जिससे मैंने बहुत मुश्किल से रोका। मैं अब उससे बचने के उपाय सोच रहा था। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। तभी मुझे अपनी नानी की सिखाई हुई एक बात याद आ गई। डायन की नजर सबसे पहले गर्भवती स्त्री या नवविवाहित पुरुष पर पड़ती है। वो सुहाग रात में खून पीती हैं, पर अगर तुलसी का पत्ता मुंह में रख लो तो बच जाओगे। मुझे ध्यान आया कि दिन में शादी की रस्मों में पूजा के दौरान तुलसी दल की जरूरत पड़ी थी। वो मैं ही तोड़कर लाया था। ज्यादा पत्तियां होने पर मैंने अपनी जेब में डाल ली थी। वे इस समय मुझे किसी वरदान से कम नहीं लगी थी। मैंने कमीज की जेब में रखा सूखा तुलसी पत्ता निकाला और मुंह में रख लिया। रागिनी चीख उठी, हरामी, ये क्या कर दिया तूने? और वो छत की ओर उछली और हाँ, छत से टंगी हुई उल्टी लटक गई। उसकी जीभ बाहर लटकी थी, आंखें लाल थीं और बाल जमीन तक लटक रहे थे। मैं दरवाजा खोलकर भागा और सीधा मम्मी के कमरे में हांफता हुआ जाकर गिरा। मम्मी ने पापा, भाई बहन, रिश्तेदार जमा कर लिए। कुछ ऊपरी हवा के जानकार लोगों को भी गांव से बुलाया। सब लोग मेरे साथ बरगद वाले कमरे में आए, लेकिन कमरा खाली था। दीपक बुझ चुका था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि जो कमरा मुझे साफ सुथरा दिख रहा था और कमरे में जो फूलों से सजा हुआ पलंग था, अब वहां कुछ नहीं था। इधर उधर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धूल गर्द का अंबार लगा हुआ था। एक टूटा हुआ तख्त दीवार के सहारे खड़ा था, जिस पर भी बहुत सारी गर्द थी और जाले लटक रहे थे। वहां पर चमगादड़ के नूचे हुए कुछ पंख, खून की बूंदें और हड्डियां जरूर पड़ी थीं, जिनसे भयंकर बदबू आ रही थी और भी सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे लंबे समय से वहां मांस खाया जा रहा हो। गांव के एक बुजुर्ग जानकार ने बताया, बरगद के इस पेड़ पर एक औरत रहती है। उसकी शक्ल गांव वालों ने देखी है। वो बुरी तरह से जली हुई है। जब किसी की शादी होती है तब वो नवविवाहित दूल्हा को वश में करने की कोशिश करती है। उसकी आत्मा सुहागरात की रात लौटती है, किसी नवविवाहित को वश में करके उसका खून पी जाती है। मैंने कांपते हुए पूछा, पर कोई पहचान कैसे सकता है उसे? बुजुर्ग बोले, उसकी परछाई नहीं होती, उल्टे पैर होते हैं, पेड़ पर लटकती हैं, तेज सड़ी हुई गंध आती है और वो रूप बदलने वाली होती है। ये सारे लक्षण रागिनी में थे। हे भगवान, मैंने डायन से शादी की थी। मेरा दिमाग चकराने लगा। मम्मी ने बुजुर्ग से पूछा, फिर क्या हुआ ये बताओ? बुजुर्ग बोले, इस इलाके में सबसे बड़े तांत्रिक से नए शादी करने वाले जोड़े अपना बचाव करने वाला हवन आदि करवाते हैं। फिर वो डायन उनके पास नहीं फटक पाती। तुरंत के लिए जानकार ओझा लोगों ने वहां पर कुछ तंत्र मंत्र किया और मेरी मम्मी से कहा, फिलहाल अभी तक के लिए हमने थोड़ा इंतजाम कर दिया है, जिससे वो डायन अभी यहां लौटकर तो नहीं आएगी, लेकिन वो अभिषेक का आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको किसी बड़े तांत्रिक से उसका पूरा इंतजाम करवाना पड़ेगा, तभी वो अभिषेक का पीछा छोड़ेगी, वरना वो हर अमावस्या को आएगी और अभिषेक की जान लेकर ही जाएगी। मेरी मम्मी डर के मारे कांप उठी। जैसे तैसे हम सब लोगों ने जागते हुए रात काटी। सुबह मम्मी ने देखा तो मेरी आंखें सुर्ख थी, शरीर तप रहा था। अब हमारे इलाके के सबसे बड़े तांत्रिक त्रिलोकी को बुलाया गया। उसने घर का चक्कर लगाया और बोला, बरगद के कमरे में नकारात्मक ऊर्जा है। तुमने जिस लड़की से ब्याह किया है वो इंसान नहीं है, वो ऐसी आत्मा है जिसकी शादी के बाद की सारी इच्छाएं अधूरी रहीं। क्या तुम्हारे इस घर में कभी कोई ऐसी मौत हुई है? मम्मी ने बताया कि मेरे ससुर के भाई या समझो चचिया ससुर का ही ये घर था। मतलब घर एक में ही था, लेकिन ये कमरा उन्हीं के हिस्से में पड़ता था। उनकी शादी होकर आई तो लड़की के घर वालों ने तय दहेज में से चालाकी से कुछ रकम और पैसे रोक लिए। उन्होंने दुल्हन की मायके वालों के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दुल्हन को बुरा लगा। उसने भी कुछ कहा तो फिर चाचा गुस्से में आकर दुल्हन को छोड़कर कमरे से चले गए। नतीजा ये हुआ कि इसे अपनी इंसल्ट समझकर गुस्से में आकर दुल्हन ने अपने ऊपर ढेर सारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली और मर गई। लेकिन सब ने यह झूठ फैला दिया कि दुल्हन को मार डाला था। तांत्रिक त्रिलोकी ने कहा, फिर तो ये बात साबित हो गई, वही सब कुछ कर रही हैं। इसीलिए वो हर अमावस्या को दूल्हा ढूंढती हैं, क्योंकि उसका दूल्हा उसकी सुहाग रात को अधूरी छोड़ गया था। वो बहुत पुरानी और बहुत खतरनाक है। वो हर अमावस्या को खून पी पी कर शक्तिशाली डायन बन चुकी है और उसने अपने वश में और भी कई आत्माओं को कर रखा है, जिनके वो रूप बदल रही थी। जब तुमने अभिषेक की शादी का प्लान बनाया और उसे लड़की देखने के लिए बुलाया, तभी वो सक्रिय हो गई और सीधे गांव के पहले वाले मोड़ पर जा पहुंची, जहां अभिषेक ने उसे देखा था। उसके बाद अभिषेक के आने से पहले ही सामने वाली वीरान हवेली में रागिनी बनकर रहने लगी और तुम लोगों से संपर्क किया और अपने जाल में फांस लिया। अपने मकसद में वो कामयाब हो गई। अभी वो कुछ समय के लिए रुकी है। अगली अमावस्या को वो फिर से सक्रिय हो जाएगी। तब तक तुम अपना सारा इंतजाम कर लो। मैं कुछ सामान बताता हूँ, वो ले आओ। मैं एक छोटा सा हवन करूंगा जिसमें उस डायन ने जिन आत्माओं को वश में कर रखा है उन्हें आजाद करवा दूंगा, जिससे डायन की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। तुम्हारा घर और तुम लोग उससे बचे रहोगे। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मम्मी ने फिर त्रिलोकी बाबा को वहां से जाने ही नहीं दिया, क्योंकि घर में डर का ऐसा माहौल था कि उनके जाने पर हम सब लोग अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे थे। बाबा ने वहीं उसी कमरे के बाहर अपना डेरा जमा लिया और पापा बाजार से सारा सामान ले आए। सब सामान आने पर त्रिलोकी बाबा ने अपना हवन शुरू किया। हम लोगों के देखते ही देखते वहां शोर मच गया। हवा चलने लगी और हवन के मंत्रों के साथ ही साथ एक आकृति कहीं से आकर उसमें गिर पड़ी। यह श्रुति की आत्मा थी। तांत्रिक का हवन जारी रहा। वो मंत्र पढ़ पढ़ का आवाहन करते रहे। थोड़ी ही देर बाद एक और परछाई आई जो बूढ़ी औरत की थी। वो भी सीधे हवन कुंड में समा गई। पूरे दिन के तंत्र मंत्र के बाद त्रिलोकी तांत्रिक जी ने हमारे घर को और हम लोगों को डायन के प्रकोप से सुरक्षित कर दिया। अगले साल मेरी शादी भी हो गई। मेरी पत्नी सीधी सादी लड़की है। मैं उसे लेकर छतरपुर चला गया, जहां हम बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। अब तो मेरा एक बेटा भी है।
उस रात से अब तक बहुत टाइम बीत चुका है, लेकिन हर साल अमावस्या की रात मुझे वही सड़ांध महसूस होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आवाज आती है, अभिषेक मेरी सुहाग रात अधूरी रह गई थी। रात को अक्सर कंगन की आवाज आती है, चाय की प्याली अपने आप बन जाती है, तकिए पर बाल मिलते हैं, कभी दरवाजे के नीचे से लाल रंग की साड़ी का पल्लू दिखता है। दोस्तों, आप सोचोगे तो फिर त्रिलोकी बाबा का तंत्र मंत्र बेकार हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी घटनाएं मैं केवल सपने में देखता हूं। शायद रागिनी मेरे अवचेतन में बस चुकी थी, जो आज भी सपना बनकर आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।